पढ़िए कलमा चुगर यजीद बू नंगी आवाज़ें अफसाना देखें, आपकी रूह कांप जाएगी। एक मतलब एक बड़ा दिलचस्प अफसाना है मूत्री, तोबा टेक सिंह है। आपको फनकारी नजर आएगी। कम वक्त में उन्होंने बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरा तो मानना यह है कि उसमें से एक फिक्रा का एक लफ्ज़ भी आप निकाल देंगे तो फीका हो जाएगा अफसाना। अदीब को देखना है जिसके अंदर पूरे गुण पाए जाते हैं फनकारी के, तो वो मंटो का नाम ही है। 2-3 मरतबा बेहोश हुए थे अपनी ज़िंदगी में। कौन सा मंटो आप समझते हैं आपकी फाइंडिंग में इन दोनों में से सही मंटो है? मेरा ये ख्याल है वो इंसान की ततहीर करवाता है। वो आपका जो परसोना आपने बनाए हैं, अपने चेहरे मुकुट लगाए हैं अपने ऊपर, वो उसको उतारता है और फिर वो कारी को ले जाता है शीशे के सामने और वो उसका सही चेहरा उसको दिखाता है कि तुम इस तरह के हो। शराब पीते थे और वो सारा कुछ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है वो खुद अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए इस तरह के किरदारों को जो है उनका मुस्बत पहलू बयान करते हैं? बिल्कुल, वो इस तरह के आदी थे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को शायद औरत को इस नज़र से देखा भी ना, इतने ज़्यादा शाही थे अपनी बेगम के अलावा। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है। मतलब ये है कि हमारी नज़रें इस तरह की होती हैं औरत के बारे में कि वर्मे की तरह सुराख कर दें। तो क्या मंटो फेमिनिस्ट था? बिल्कुल भी नहीं। देखें, ताल्लुकात में कभी भी ऊंच नीच नहीं होती। क्या मंटो पाकिस्तान की तकसीम में हक में था या मुखालिफ थे? देखिए, ये सवाल बहुत जो है हमें कंट्रोवर्शियल बना देगा हमारी गुफ्तगू को, लेकिन मैं फिर भी आपको बतौर इंसान जो मेरे भी ख्यालात हैं मैं ज़रूर बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सजाद बशीर और आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट के मेहमान होंगे डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान ख़ान। इनके बारे में मैं मुख्तसर सा इनका तारफ़ करवा दूँ कि ये PhD स्कॉलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और इनका ख़ास जो शोबा है वो उर्दू है और उर्दू में भी ख़ास तौर पे अफसाने पे इनका काम है। तो आज हम इनसे ख़ास तौर पे मंटो के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई। खान साहब, मंटो जब नाम कोई भी ये लेता है तो एक दो तबके पाए जाते हैं। एक तबका तो वो है कि जो मंटो का नाम सुनते ही उनके जहन में एक बड़े अदीब का तस्वर आता है, और दूसरा तबका ये है कि उन मंटो का नाम सुन के उनके जहन में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। कौन सा मंटो आप समझते हैं आपकी फाइंडिंग में इन दोनों में से सही मंटो है? जी, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, सजाद बशीर साहब। पहली बात तो ये कि आपने 2 तनाजुर के लोगों को सामने रखा। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और उसको समझते नहीं हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो उनको यही ख्याल करेंगे मंटों कि वो परागंदा है, उसके ख्यालात जो हैं फहश हैं, वो फहश नगारी कर रहा है। अगर वो उसको समझ के पढ़ें, अदब को अदब समझ कर पढ़ें कि ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफसाना हो, ड्रामा हो, कहानी किसी किस्म की भी हो, वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुंजाइश पैदा करती है। तो मेरा ख्याल है मंटो ने बहुत ज़्यादा गुंजाइशें पैदा की हैं हमारे जहनों में। तो उनको मेरा ख्याल है, मैं ये दावत दूंगा कि मंटो को एक नज़र इस तरीके से देखना चाहिए कि वो बरे सगीर के लिए लिख रहे थे। वो यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हम जो देखते हैं तो वो उनके लिए लिख रहे थे, इनकी बका के लिए लिख रहे थे कि ये तहज़ीब बाकी रह जाए, यानी इस मट्टी के लिए लिख रहे थे। अगर वो इस तनाजुर में देखेंगे, मैं मतलब मोटे मोटे अफसाने आपके सामने रखता हूँ उनके, अगर आप देखें 5 दिन उनका अफसाना, तो ये बहुत 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 शानदार है। वो देखने के लायक है कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उनके आने के बाद किस तरह के हालात और वाक़यात पैदा हो गए। तो अगर उसको समझेंगे तो हमें बुनियादी नफ्सियाती चीज़ें भी समझ आएंगी, माशरती चीज़ें भी समझ आएंगी, और हमें एक दूसरे के साथ मामलात किस तरह लेकर चलने वो भी समझ आएगा। अगर आप उसको फहश नगारी की तरफ लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये कारी के ऊपर है, कारी इसको किस तरफ लेके जाता है। तो मेरा ये मशवरा मतलब है, बल्कि ये एक दावत भी है कि मंटो जो है वो मेरा ये ख्याल है कि एक सूफ़ी की मानत काम करता है। वो इंसान की ततहीर करवाता है। वो आपका जो परसोना आपने बनाए हैं, अपने चेहरे मुकुट लगाए हैं अपने ऊपर, वो उसको उतारता है और फिर वो कारी को ले जाता है शीशे के सामने और वो उसका सही चेहरा उसको दिखाता है कि तुम इस तरह के हो। और फिर उसको कबूल करके इंसान अपने अंदर से जो है वो चीज़ों को ठीक भी करता है और दूसरों को देखने का अंदाज में बदल जाता है। तो बाकी ये काफ़ी अच्छा सवाल आपका है। मैं इसको और करना चाहूँगा कि जो लोग इसको समझते हैं कि ये एक अदीब ऐसा है कि अगर मतलब मैं गिने चुने अदीब निकाल लूँ बरे सगीर में से, तो मेरे ख्याल है कि पहले 3-4 लोगों में मंटो का नाम सरे फरिश्त होगा। ये मतलब इसलिए नहीं कह रहा मैं कि ये मैंने इस पर काम किया है। वाक़तन अगर अदीब को देखना है जिसके अंदर पूरे गुण पाए जाते हैं फ़नकारी के,
तो वो मंटो का नाम ही है। तो दूसरी बात ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। इनके अफसाने पढ़ने के बाद एक डर सा महसूस होता है कि शायद मैं फोहश नगारी को देख रहा हूँ, शायद मैं यानी कि वो जो उरियान नगारी कर रहा है उसको देख रहा हूँ। असल में वो बुनियादी नफ्सियाती जो चीज़ें हमारे अंदर अटकी हैं उसके बारे में बात कर रहा है। मसलन आप देखें कि वो उसके पास सिगरेट को दबाई हुई जो उसके गुल होते हैं या उसका जो बाकियात रहती है, राख उसकी, और ऐश वगैरह। फिर आपको उसके अफसानों में दलाल नज़र आते हैं, फिर वो तबके नज़र आते हैं जो अपने जिस्म को बेचते हैं। यानी कि ये उस इरा को देखना पड़ेगा। उससे पहले सिर्फ कहानी जो है शहजादों की, बादशाहों की और उनके बारे में ही बात होती थी, क्योंकि वो बादशाही सिस्टम था, तो उनको खुश करने के लिए लोग कहानियाँ कहा करते थे। इसके बाद ये दौर जो आया, इसके बाद 1901 के बाद, क्योंकि 12 में इसकी पैदाइश है, तो 35 तक का दौर जो है वो सुनहरी दौर जो शुरू हो जाता है अफसाने का। तो उसमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसने लेवल किया है। मतलब इसने पूरा दिखाने की कोशिश की है मंटो साहब ने कि जनाब हम इस मामले को किस तरह लेके चलेंगे जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कर दिया है। तो फिर उन्होंने उन किरदारों की बात की है जो किरदार बहुत ज़्यादा, जिनको हम समझते हैं कि ये नाली के कीड़े हैं, इनके साथ बात करनी नहीं चाहिए। और मज़े की बात है कि तमाम लोग फिर उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं लोगों के पास गाने के लिए, नाच के लिए और अपनी तफरीह के लिए जाया भी करते थे और फिर उन्हीं को बुरा कहते थे। तो ये मंटो ने इन किरदारों को पकड़ा, उसके अंदर माँ को पकड़ा, उसके अंदर बेटी को, बहन को, बीवी को, उसको तरीके से लेके चले। यानी कि उनका कहना है, मैं एक मिसाल देता हूँ उनकी, कि हम पान खाते हैं, अब पान बुरा नहीं है और इंसान के अंदर जो वो जब जाता है तो उसकी पीप को हम बड़ा बुरा समझते हैं, हालांकि वो इंसान के अंदर से बाहर निकल रही है, पान बुरा नहीं है। इसी तरह जो किरदार मंटो के यहाँ नज़र हमें आते हैं उसके अंदर भी एक इंसान बैठा हुआ है। मसला एक नोची है या एक उसमें नज़र आती है हमें फाहिशा औरत नज़र आती है, तो उसके अंदर जो अच्छाई है उसकी तरफ निशानदही करता है। जैसे काली शलवार है, जैसे हमें फुंदने के अंदर नज़र आती है औरत, जिस तरह हमें है कि यजीद के अंदर मामला नज़र आते हैं, जिस तरह हमें टोबा टेक सिंह के अंदर नज़र आते हैं, सरकंडों के पीछे औरतें नज़र आती हैं, पढ़िए कलमा जो है वो उसके अंदर आपको औरत नज़र आएगी। उसके बाद चुगद में, मंटो के यहाँ जो है किरदारों को देखने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे इनके अफसानों को, तो परतें खुलती चली जाएंगी इस तनाजुर में कि वो बुनियादी तौर पर इंसान की बात कर रहा है कि इंसान किस तरह का है, उसके रवैये किस तरह के हैं। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले हम किस तरह के थे और उनके आने के बाद हम किस तरह के हो गए। तो आने के बाद जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शहर बनाए, जो उन्होंने नई बस्तियां बनाई, आबादकारी की, उसके जो असरात थे वो जो आए उसको उसने बयान किया है। ना कि उसने फोहश नगारी की है, ना उसने उरिया नगारी को पेश किया है, ना ही उसके ख्यालात परगंदा हैं। अगर आप गौर करें तो नया कानून देखें, उसमें किस तरह वो बरे सगीर को बू आप अफसाना देखें, बेशुमार लातदाद आप नंगी आवाज़ें अफसाना देखें, आपकी रूह कांप जाएगी एक मरतबा कि उनके आने के बाद हमारे जो बासी यहाँ के हैं उनकी क्या सूरत हाल बन गई। एक तो ये, हाँ ठीक जी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इस पर लंबी चौड़ी बात हो सकती है, तो मेरा ख्याल है आपका अगला सवाल लेना चाहिए। जी, ज़िमनन मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि ऐसा क्यों है, ये मुबालगे के साथ है या हकीकतन ऐसा है कि मंटो के अफसानों में ख़वातीन जो हैं वो उनका किरदार डोमिनेट में नज़र आता है या मेन किरदार ज़्यादा उनके अफसानों में पाया जाता है, बनिस्बत ये कि उसमें मर्द किरदार हो या बच्चे किरदार हों या कोई और मिसाल के तौर पे जिन्स किरदार हो, लेकिन औरत ज़्यादा नुमाया क्यों नज़र आती? और इसका क्या मंटो की ज़िंदगी के साथ भी कोई ताल्लुक़ है? जिस तरह के आम जो तनकीद नगार हैं जो सिगमुंड फ्रॉइड के तनाज़ुर में तनकीद करते हैं, तो वो लिखारी के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ इसको जोड़ते हैं। इस तरह का कोई ताल्लुक़ आपका क्या ख्याल है कि इस तरह का कोई ताल्लुक़ पाया जाता है? जी, मैं इसको बिल्कुल, मेरा देखने का अंदाज़ इसको बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक आपने जो फ्राइड की बात की है, जो इस थ्योरी को समझते हैं कि हमें उनकी नफ्सियाती जहतों को खोलना चाहिए, तो मैंने इस पर थोड़ा सा इस तरीके से काम किया है कि इनके खतूत देखे हैं अहमद नदीम कासमी के साथ और इनकी हालात ज़िंदगी को जब देखा तो वो नज़र आता है कि ये दूसरी बीवी की औलाद है मंटो की। अच्छा। तो वो जो मंटो के वालिद साहब हैं, तो वो अपने घर में जो जहाँ पर उनकी पहली बीवी रह रही थी, इन मंटो की माँ को वहाँ पर वो इज़्ज़त नहीं दिला सके। हमें जो मेजर चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर उनका रवैया
जो था उनके साथ बाप का, मंटो के बाप का रवैया नामुनासिब था, मारने वाला था। मिसाल के तौर पर उन्होंने घर में मतलब साज और वो सारा सुर्खियों वाला मामला और सारा वो किया, साजो सामान लेकर आए अपना। तो वो मंटो के वालिद को पता चला तो वो सारे तबले और सारे हारमोनियम को तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। और उनको बाहर निकाल दिया। और फिर मंटो ने बाहर रशिया जाने की कोशिश भी की उन दिनों में ना। तो वो नज़र आता है हमें, ये बात ठीक है कि मंटो ने जो है नस्वानी किरदारों को बहुत उम्दगी के साथ बयान किया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं उसने ये लेबल अपने से उतारा भी है। मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ आपको। दूधा पहलवान आप देखें, वो एक नौकर किरदार है, मर्द किरदार है, बहुत शानदार उसके अंदर हमें नज़र आता है। और बू वाला जो करैक्टर हमें नज़र आता है उस आदमी का, उसके अंदर भी एक मर्दाना वजाहत भी नज़र आती है और जस्टिफिकेशन भी वो करता है कि मैं बड़े सगीर की जो बू है उसको कभी भी नहीं जाने दूंगा अपने पास से। तो ये है। लेकिन नफ्सियाती तौर पर अगर हम नफ्सियात का जिक्र करेंगे, मेरा कभी कभी है इसके साथ कि मैं थोड़ा सा इसको मानता भी हूँ और नहीं भी, लेकिन ये चीज़ें निकल आती हैं बाहर। जब आप सोचते हैं तो यार ये क्या हो रहा है, तो वो इसको स्टिकों के साथ यानी कि छड़ियों के साथ मारा भी करते थे। और मंटो जो है वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे। मतलब 12वीं में ये भाग गए। अच्छा। 12वीं से पहले ये किताबों को पढ़ने अच्छे तालिब इल्म नहीं थे, अच्छे तालिब इल्म बिल्कुल नहीं थे। और हेडमास्टर का नाम लेकर, मैं मतलब छोटी छोटी बातें करता हूँ, डिटेल में नहीं जाते, डिटेल में फिर कभी जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो किताब हेडमास्टर साहब का नाम लेकर किताबें लेकर और वो जनाब पढ़ के और या वापस कर देते थे। तो हालांकि उधर रजिस्टर्ड भी नहीं थे ये। तो खैर इस तरह की बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि बाप के किरदार को उन्होंने उस तरह बयान नहीं किया या उस तरह लेकर नहीं आए वो, जिस तरह मतलब है माँ के किरदार को। और बाप की फौत होने पर भी मतलब ये है एक ख्याल कि वो 2-3 मरतबा बेहोश हुए थे अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छा। तो अपने बेटे का सुनकर कि वो फौत हो गया है, और दूसरा जो है उस वालिद की फौतगी का सुनकर। तो ये एक नज़र आता है। और वैसे भी मंटो जिस तरह के हैं हमें नज़र आते हैं, वो हमारे बरसगीर के सपूत हैं। बाप के साथ उनका इतना ज़्यादा इख्तलाफ जो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं वो नहीं है एक हद तक। तो बाकी मैं एक इस तरह की दरमियानी सी बात जो समझता हूँ कि वो ये है कि उसने मतलब जिस तरह किसी भी तहरीक का अपने ऊपर लेबल नहीं लगने दिया। तो ये मेरे ख्याल में उसने जो हमारे बरसीज के मर्द हैं उनके साथ मतलब चुगद अफसाना आप देखें कि वो मर्द की हालत को बयान करता है। वहाँ पर नज़र आती है कि डोमिनेट औरत ही है, लेकिन जो इसका किरदार है बाबू गोपीनाथ, वो आप देखें पूरा मिराज है। उसके अंदर नज़र आता है कि मंटो ने अपने आप को बयां किया है। अगर आप बाबू गोपीनाथ को देखते हैं तो उसमें जो पोर्शन नज़र आते हैं और वो जो दलालों को देखने का अंदाज़ और एक फ़ाहिशा के साथ मोहब्बत, एक नोची के साथ जो उसने मोहब्बत दिखाई है वो बहुत शानदार है। मतलब इंसानी मिराज पर ले जाता है। वो इन किरदारों को कबूल करता है, उनकी तमाम गलतियों को कबूल करता है। इसमें गैरत के नाम पर लोग कत्ल कर देते हैं, वो उनको कबूल करके एक इंसान के साथ किस तरह की मोहब्बत रखता है। इस तरह आपको काली शलवार में नज़र आता है बिल्कुल कि वो उसका एक पूरा रिलेशन है खुदा के साथ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मुहर्रम आने वाले हैं तो वो मुहर्रम आने वाले। तो मंटो के यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और वो मतलब तहजीब का बड़ा ख्याल रखता है जो यहाँ पर पाई जाती थी। सही। और अब मेरे ख्याल में वो मादूम होना शुरू हो गई। मेरा ये ख्याल है कि मंटो ने उस तहजीब को पहले समझा, महसूस किया अपने ऊपर, और फिर अपने अफसानों के ज़रिए बुलंद सुरों में नौआबादी यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसको बयां भी किया और हमारे बासियों को भी एहसास दिलाया कि हमारा बरसगीर इस तरह का है, हमें अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए। तो ये एक सारा सिलसिला नज़र हमें आता है। तो सोशल मीडिया से पहले की वो दुनिया थी, अभी फिल्म ऑन हो रही थी, आ रही थी, अखबार और ये चीज़ें। हम आते हैं उसकी तरफ भी। ज़िमनन मेरे एक जहन में सवाल आ रहा था, आपने कहा कि मंटो ने खुद पे कोई लेबल नहीं लगने दिया, लेकिन उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब सुर्खी था या लेफ्ट साइड की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनका क्या कैसे लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हुए, किन लोगों का उन पे असर था, और क्या उसके बाद वो ज़िंदगी में लेफ्टी ही रहे हैं या उनका कोई नुक्ता नज़र तब्दील हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन पर बारी लैग का जो असर आपको नज़र आता है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जब किसी भी तहरीक में जाता है, शुरू में उसको लगता है कि ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि बहुत ज़हीन आदमी थे, फ़तीन आदमी थे मंटो, वो बहुत जल्दी भाम जाते थे कि यार ये मामला ठीक इनका नहीं है। उनके हमें मज़ामीन मिल जाते हैं
जितनी भी तहरीकें बरसगीर में पाई जाती थी, तो उन्होंने बड़े गहरे तरीके से इसको देखा और उनको मतलब ये नहीं कि वो इनमें शामिल नहीं हो रहे थे तो अदीबों की कदर करना उन्होंने छोड़ दिया, उन लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। बिल्कुल वो शाना बेशाना खड़े रहते थे हर तहरीक के साथ। सही। तो हमें नज़र आते हैं बाकायदा उन्होंने उनके लिए लिखा भी, उनके लिए समझा भी चीज़ों को और उनके लिए डिफेंड भी किया। तो जिस तरह मिसाल है कि हसन अस्करी साहब का मामला उनके साथ जो था वो नज़र आता है, लेकिन दोनों की तरफ ये मामला पाया जाता है कि दोनों में कबूलियत की जो गुंजाइश है वो मौजूद है। पहली बात तो ये, तो लेबल लगने वाला तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो है मामला, हमें समझना चाहिए कि किसी एक तरफ होकर नहीं रहना, क्योंकि अदीब सबका साझा होता है। तो ये मंटो ने मतलब ये अपनी पूरी अदीबाना जो है उनके अंदर जो सलाहियत थी उससे उन्होंने साबित किया है कि वो बरसगीर के, ना कि बरसगीर के बल्कि दुनिया के भी वो एक आफाकी किस्म के अफसाना नगार हैं। यानी ह्यूमनिज्म कह सकते हैं वैसे आप, मतलब ह्यूमनिज्म की इंसानों की बात की है और इंसानों के किरदारों की बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब आप बात कर रहे थे कि फिल्म आ गई है, इससे पहले मैं थोड़ा सा अफसाने पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले बात की कि दास्तान होती थी, एक बादशाह था तेरा मेरा जो है वो करके वो शुरू की जाती है दास्तान, बादशाह की दास्तान पूरी ऐसे सुनाई जाती है। तो ये जो अफसाना है, एक तो ये बड़ी जदीद सी चीज़ थी, आप उसके थोड़ी सी तारीख भी बताइएगा हमें, और ये कि मंटो क्या इससे पहले अफसाने से पहले उसका लिखने का कोई और हवाले से भी कोई उनका शगफ था, या सिर्फ अफसाने से ही उन्होंने अपना एक तरह से एक कलम जो है उसको शुरू किया? जी, ये मैं समझता हूँ कि ये इसकी बुनियाद तो हमें नज़र आती है बागो बहार के अंदर, जो मेरा ख्याल है। अच्छा। कि अफसाना मतलब जो अफसाना हमारे पास यहाँ पर आया, जैसी बात ये सिर्फ बाहर की है, ठीक है, यूरोप की तरफ से निकल कर आई है। और मोपसा का मेरे ख्याल में इन्होंने तर्जमा किया है मंटो ने, जो सबसे पहली तहरीर है इसकी। अच्छा। ये नहीं कि कहा जाता है कि अगर ये कोई अखबार का पीस भी लेता खाने के लिए कोई चीज़, नान वगैरह और पकौड़े वगैरह, तो वो मंटो का ये कहना था मैं उसको भी नहीं छोड़ता था, पढ़ के छोड़ता था। अच्छा अच्छा। यानी मुताले के इतना ज़्यादा आदी थे सही मंटो। तो मंटो की हाँ ये चीज़ जो है मोपसा के अफसाने पढ़कर उस वक्त, और फिर उनका तर्जमा इन्होंने किया, आगाज़ इनका इधर से होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र थी अफसाने की जब मंटो को ये अफसाना मिला है, लेकिन इसकी जड़ें जो है हमें हमारी दास्तान में नज़र आती हैं। मतलब मैं बात कर रहा था बागो बहार की। आप समझते कि अफसाने की जड़ें दास्तान में नजर, दास्तान के अंदर जो हमें रंग नजर आता है मंटो का, अच्छा अच्छा, और या हमें बेदी का या कृष्ण का या इस्मत का या इंतजार हुसैन साहब का, मेरा ये ख्याल है क्योंकि हमारी शनाख्त भी मौजूद है। नोटंकी इधर चला करती थी, तो वो नोटंकी के अंदर भी मामला इस तरह के मौजूद हैं। इस अफसाने की कहानी के जो बुनियादी लवाजमात वहाँ से हमें मिलते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ। और बागो बहार के अंदर जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, उनके अंदर जो है हमें अफसाने की मतलब भू महसूस होती है पूरी। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से आता है। और एक जो आपने सवाल किया कि वो कहानी का शिफ्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की वजह से ये मामला बना कि जब उन्होंने आम आदमी को इतना बज़ाहिर तो इख्तियार दिया, जो वोट की जो ताकत उन्होंने मतलब आवाम को दी, तो फिर आम लोगों की बात होना शुरू हो गई। अच्छा। तो ये एक मतलब जहाँ पर वो इतने बुरे काम भी कर रहे थे, तो अच्छे काम भी उनकी तरफ से निकल रहे थे। हम खाली ये कहेंगे आबादकारी के सिर्फ नुकसान आते नहीं, उन्होंने हमें इस तरह भी ये तनाजुर भी पेश किया अदीबाना तौर पर और अदब के तौर पर। तो हमें ये जो सेहरा है जो उनके सर जाता है कि आम आदमी की बात ही तब हुई है जब जो वोट वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये सियासी निज़ाम लेकर आए हैं, उसकी वजह से ये मामला बना। ये मेरा ख्याल है। अच्छा खान साहब, क्या अफसाने की सिन्फ जो है वो इस चीज़ को शामिल नहीं करती कि मिसाल के तौर पे चले बादशाह ख़त्म हो गई, लेकिन क्या चाहे सिंबलिज़म के तौर पे इंग्लैंड में बादशाह आता है तो अफसाने तो उस पर भी लिखे जा सकते हैं, या अफसाने की सिन्फ ही यही है कि उसमें आम आदमी की बात होगी? ये कोई यानी तय बात है, या आम तौर पे इसका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि आम आदमी की ही इसमें डिस्कशन होगी, कोई ख़ास शख्सियत ज़ेर बहस नहीं आएगी? जी, मेरा ख्याल है कि जब हम मतलब मैं क्यों पढ़ूंगा कहानी बादशाह की, मतलब बादशाह की कहानी बिल्कुल उस तरह ही शुरू होती है, उसका वज़ीर है, उसके नौकर चाकर हैं, हर चीज़ कंट्रोल है,
तो जब हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, मतलब उस दायरे से बाहर निकल जाएगी, फिर मसाइल कहाँ पर खड़े होंगे? उनके मसाइल बिल्कुल यकसा होते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो गोश्त पोस्ट के किरदार हैं, जिनको मसाइल मौजूद हैं, कहानी उनकी ही बननी चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों, खुदाए बुजुर्गों बरतर ने इतनी ज़्यादा कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द फैला दी हैं। हर इंसान की एक कहानी है, हर इंसान एक अपनी कहानी का हीरो भी है, अपनी कहानी का विलन भी है, अपनी कहानी में बेटे का किरदार भी अदा किया है, बाप का भी, भाई का भी, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में गोश्त पोस्ट के जो किरदार हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको बयां करना, वो किन मसाइल से जूझ रहे हैं। मतलब आप देखिए हकीकत पसंदाना प्रेमचंद के यहाँ हमें नज़र आता है कि वो आम आदमी की बात, आम आदमी के मसाइल जो हमें दरपेश थे उनकी बात कर रहे थे, आम आदमी को सपोर्ट कर रहे थे, आम आदमी को ज़िंदगी जो नई हमारे सामने रख दी थी, यानी अंग्रेज़ आने के बाद की जो ज़िंदगी हुई है, जिसमें सनत आ गई, जिसमें तजारत का अंदाज़ बिल्कुल बदल गया, सियासी निज़ाम बदला, हमारा जो बिल्कुल जो है वो मजहबी निज़ाम को उन्होंने बदल के रख दिया। तो वो इस तरह के इंतज़ाम इंसराम टोटल मुकम्मल तरीके से उन्होंने कलदम करके अपना इंतज़ाम इंसराम लेकर आए। तो जो हमारी ज़मीन के साथ जुड़त नज़र आती है हमें, वो बिल्कुल जो है वो कलदम हो गई। तो एक नया बिल्कुल शहरी निज़ाम जो हमें हुआ, हमारा सामना उसके साथ हमारे आम बासी का, तो उनके मसाइल बड़े गहरे हो गए, जिनकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं कर रहा था। तो ये प्रेमचंद साहिब और जलदरम साहिब और मंटो कृष्णचंद्र, इन्होंने इसके बीड़े को उठाया और आम आदमी की बात की। तो अफसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए, और जो नई ज़िंदगी पैदा हो रही थी उनके मसाइल को समझने के लिए। अगर हमें मसाइल समझ आएंगे तो ही हम उनका हल की तरफ जा सकते हैं, फिर ही हम अपने अंदर वो वाले मामलात को हल करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खान साहब, जब हम अफसाने की, आम आदमी की और एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो ये जो आम तौर पे हम ये समझते हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है, लिखारी होता है या मुसन्नफ़ होता है, उसकी ज़िंदगी उसमें रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए उसके काम में। ये आम रवायत में इस तरह बात बयान होती है। लेकिन ये जो मंटो पे आम तौर पे जो कहा जाता है कि वो मतलब शराब पीते थे और वो सारा कुछ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है वो ख़ुद अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए इस तरह के किरदारों को जो है उनका मुस्बत पहलू बयान करते हैं? यानी मेरा पूछना ये है कि मंटो के यहाँ ये जो शराब वाला पहलू है और मोस्ट प्रोबेबली उनकी डेथ इसी सबब से हुई, आप इस पर रोशनी डालिएगा। तो फिर इन्हीं किरदारों को लिखना, क्या उनकी ज़िंदगी ख़ास तौर पे इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द थी, या ये डोमिनेट किरदार ज़्यादातर उनके इर्द गिर्द थे? आम आदमी भी वहाँ पे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह से हम देखें। सिर्फ मेरे इर्द गिर्द सिर्फ फहशा नहीं रहते, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ शराबी नहीं रहते, मेरे इर्द गिर्द आम फल लगाने वाला भी रहता है, सब्ज़ी वाला भी रहता है, दुकानदार भी रहता है। तो वो ज़्यादा किरदार नहीं नज़र आते। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे। मेरा ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और मंटो का भी बिल्कुल ख्याल मुख्तलिफ है। देखिए ये किरदार, जितने भी किरदार मौजूद हैं, अगर ऐसा है तो इनके अंदर जब हम कोई भी जिनसी किस्म की बात करते हैं, औरत के बारे में, मर्द औरत के बारे में और औरत मर्द के बारे में, तो आप खुद ही बताइए वो कितनी दिलचस्प महसूस होती है, उसकी तरफ हमारा कितना खिंचाव हो जाता है। और अगर मैं ज़्यादा लफ्ज़ बोलूँगा तो फिर कहेंगे जी आप फोहश निगार। हर एक के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसे इसको किस तरह अपने अंदर लेकर जाना कहानी को, हम क्योंकि हमें मालूमात इस तरह की नहीं होती बचपन से। तो ये बचपन से ये जो गुफ्तगू है, जब मतलब लड़कपन में आप आते हैं तो ये बहुत लुभाती है, क्योंकि हमारे तजर्बे से ये चीज़ें नहीं गुजरी हैं। तजस्सुस ज़्यादा भी रहता है। तो मेरा ख्याल है अगर हम देखें साइंसी अंदाज में भी, बाकी जितने भी जानदार हैं उनको सेक्स सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान को सेक्स सीखने की ज़रूरत है कि यार मेरा अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट पार्टनर जो है वो किस तरह का है, वो किस तरह इस मामले में से गुजरेगा। पहली बात तो ये हमें नज़र आनी चाहिए कि मंटो ने इन किरदारों को क्यों पकड़ा। ठीक है, अभी भी देख लें, यानी कि उस वक्त की जो ज़िंदगी थी, उनकी जो इंटरटेनमेंट थी, वो औरत को किस तरह देखने की थी। कोठे थे, उस तरह की महफिल थी, कंजरियों का निज़ाम था, वो सारा एक पूरा इंटरटेनमेंट का ज़रिया मौजूद था जो बादशाह इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो फिर निकल कर नवाबों के पास चली गई, फिर उधर से निकल कर ये अब इनको जगह मखसूस कर दी गई,
गोरे ने इसका बड़ा इस्तेमाल किया लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और उनके अंदर जो तफरीक डालने के लिए। खैर इन्होंने 1857 की जो है उन्होंने मदद की थी जंग आज़ादी में, उसका बाकायदा उनसे बदला भी लिया और इनको इनकी ताकत को, इनकी कुमक को तोड़ भी दिया। खैर वो कभी फिर बात करेंगे किस तरह उन्होंने मदद की थी और किस तरह उन्होंने बदला लिया उनसे। तो मतलब काली सलवार में नज़र आता है हमें कि किस तरह इनके निज़ाम को तोड़ा, वरना ये एक बड़ा मजबूत पिलर के तौर पर ये खड़ी थी। मतलब इखलाकियात अगर सिखानी है या अदब आपने सिखाना है, तहजीब सिखाने के लिए भेजा जाता था और वो बाई का काम करती थी औरतें वहाँ पर बैठकर। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने किरदारों को इसलिए चुना कि उनके अंदर भी एक दिल है, वो भी इंसान है, और वो उनका क्या कसूर है कि उधर पैदा हो गई। मतलब ये अज्यूम करें कि एक शरीफ घर में एक औरत पैदा हो रही है और एक उनके घर में पैदा हो रही है, वो कौन पैदा कौन कर रहा है जाकर, सवाल ये है। और फिर जो औरत को देखने का अंदाज है वो तब्दील करने की कोशिश की है मंटो ने। मंटो मेरे ख्याल में अगर आप देखें उसकी ज़िंदगी को, बिल्कुल वो इस तरह के आदी थे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को शायद औरत को इस नज़र से देखा भी ना हो, इतने ज़्यादा शाही थे अपनी बेगम के अलावा। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है। ये तौर पे जो मंटो को फौज नगार कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि वो शायर थे? वो शायर थे। अच्छा, ये पैराडॉक्स जी वो नज़र आता है। अहमद नदीम कासमी अपनी शादी का किस्सा बयान करते हैं, मतलब वो अपनी बेगम के साथ उनका रवैया किस तरह का है, मतलब वो बड़ा पूरी भरपूर हमें उनका नज़र आता है बेगम के साथ एक बड़ा मजबूत रिलेशन। तो वो एक बहुत कीमती मतलब है, एक पूरी कहानी बन सकती है बड़े अच्छे तरीके से, एक लव स्टोरी बनेगी उनके साथ। मतलब ये इसलिए इन्होंने इन किरदारों का इंतखाब किया ताकि इन किरदारों की मदद से वो हमारे अंदर ये रवैये को ख़त्म कर सकें। मतलब ये है कि हमारी नज़रें इस तरह की होती हैं औरत के बारे में कि वर्मे की तरह हम सुराख कर दें, एक नया सुराख बना दें उसके जिस्म में। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और जिस तरह हम औरत को देख रहे थे नए पैटर्न में जदीदियत के आने के बाद, उसको वो जो है वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने इकदाम किया है कि इन किरदारों को चुना है। सही। खान साहब, एक और इसमें ज़िमनन सवाल पैदा होता है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सवाल करूं तो क्या मंटो फेमिनिस्ट था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो यानी उनकी अप्रोच फिर ख़वातीन पे क्या रवायती थी, क्या बिल्कुल रवायती फेमिनिज्म की थी, या क्या अप्रोच है उनकी? मेरे ख्याल में वो बराबरी के कायल थे। अच्छा, यानी बिल्कुल बराबरी के कायल थे कि जितना मर्द का हक है उतना ही औरत का हक है। अच्छा, सही। ये हमें उनकी कहानियों से महसूस होता है। वो इस तरह की मोहब्बत के कायल नहीं थे कि मर्द जो है वो फरीफ्ता हो जाए औरत पर, और फिर औरत जो है वो एक रीछ की तरह मर्द को नचाती रहे अपने इश्क में मुब्तला करके, और वो फिर इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो उनके यहाँ बिल्कुल जो है वो जो जदीद चीज़ें आ रही थी हमारे पास, उनको तेज़ तरार लोग इस मामले में वो पसंद है। मतलब एक औरत घर में बैठी हुई है और अपने मर्द का इंतज़ार कर रही है, और मर्द बाहर जो है एक बोतल पकड़ी हुई है शराब की और बगल में जो है एक औरत को लिया हुआ है, वो उस तरह की घरवाली औरत को पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, वो तो ये समझते हैं कि उस औरत को पसंद करते हैं जो बाहर निकल के जाकर उसके मुकाबले में करे बात उसके साथ कि जनाब आप ये क्यों कर रही, मैं भी फिल्म देख सकती हूँ, मेरी बगल में एक मर्द आ सकता है। तो वो तो इस तरह के कायल है। चौवत अफसाना उनका ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये फेमिनिज्म नहीं हो जाता? बिल्कुल भी नहीं। तो इक्वालिटी, मतलब आप इक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, और वो जो मनफी काम मिसाल के तौर पे मर्द अगर करता है तो उसके बराबर में मनफी काम करने की अगर आप अप्रोच की बात करते हैं तो ये फेमिनिज्म नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। बराबरी में देखें, ताल्लुकात में कभी भी ऊंच नीच नहीं होती अगर आपने ताल्लुक को लेकर चलना है, ताल्लुक को। तो ये तो है ना, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा देख लें। मतलब अगर आप कहेंगे तो फिर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता था, मालूम था सारा, इसम सीखे हुए थे, अल्लाह के हुक्म को समझ रहे थे, फिर उन्होंने उस फल को क्यों खाया? तन्हाई से बचने के लिए। और फिर वो नीचे आए और उस भार को फिर दोनों ने मिल के उठाया। ये हमें नज़र आता है। अच्छा खान साहब, जो एक मंटो का जो पहलू है वो फिल्मों वाला पहलू भी नुमाया है, तो फिल्मों में क्या उनका जो अफसाने में दिलचस्पी है वही बायस फिल्मों में जाने का है, या फिल्मों से उनकी दिलचस्पी की नोयत क्या है? मतलब उनकी फिल्में बहुत मतलब हम कहेंगे बहुत आउटस्टैंडिंग है ऐसा नहीं है, लेकिन चौंका देने वाली हैं।
उनकी ओपनिंग, उनकी एंडिंग, क्योंकि एक नई बिल्कुल सिन्फ आ रही थी, तो इन्होंने तबाह आजमाई की है। इनकी फिल्मों को भी देखना चाहिए, मतलब वो पढ़ लेनी चाहिए अच्छे तरीके से, या उस वक्त जो फिल्माई गई हैं, जाहिर सी बात उसमें कमी कोताही रह सकती है। तो उस वक्त ये इम्पीरियल कंपनी थी इंडिया में शायद, गालबन अगर मुझे याद पड़ता है, तो वहाँ इन्होंने उसके अंदर 300 रुपये के ऊपर महाना काम किया हुआ है। और ये बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए भी कि ये इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आए थे, और उस जॉब को ठुकराकर उस वक्त, ये मंटो का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है कि उन्होंने कसम पुरसी की ज़िंदगी को गले लगाया, और बड़े आराम से जिस तरह वो रहना चाह रहे थे, जिस तरह वो दुनिया को देखना चाह रहे थे, उस तरह उन्होंने देखा है। खान साहब, आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए आज़ाद की बात है, लेकिन टोबा टेक सिंह वगैरह या पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे उनके अफसानों में जो हमें नुक्ता नज़र मिलता है, पाकिस्तान के हवाले से नहीं, तकसीम के हवाले से कह सकते हैं आप, वो ख़ास तौर पे शायद इसके आए तो वो यहाँ पे आ गए, वो चाहे कैसी भी सूरत हाल में आ गए, लेकिन इसका जो कर्ब है उनके अफसानों में हमें दिखाई देता है। टोबा टेक सिंह की मिसाल हमारे सामने है कि एक पेशेंट जो है नफ्सियाती, वो इस सूरत हाल से गुज़र रहा है कि उसे समझ नहीं आ रही कि मेरा वतन कहाँ पे है। तो क्या मंटो पाकिस्तान की तकसीम में हक में था या मुखालफ थे? देखिए, ये सवाल बहुत जो है हमें कंट्रोवर्शियल बना देगा हमारी गुफ्तगू को, लेकिन मैं फिर भी आपको बतौर इंसान जो मेरे भी ख्यालात हैं मैं ज़रूर बयान करूँगा। देखिए, अब जो बन गया इसके ऊपर तो बात नहीं की जा सकती। मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, ये उम्मीद मैं बाकी गुमान करता हूँ कि बाकी भी बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लकीर खींची गई, उस लकीर के ज़िमन में देखा जाए तो कितनी जानें गई, ये मंटो को बड़ा नागवार गुजरा। और उस हम जब पढ़ते हैं तारीख को, उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन जब हम उस चीख को महसूस करते हैं जो चीख उसने लगाई, ठीक है, जो पागल खाने का सारा माहौल हमें नज़र आता है, ये बड़ा सिंबॉलिक अफसाना है। इसको समझने की, इसके ऊपर लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी मतलब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इसकी जहतें मौजूद हैं। इसको बार बार देखने की ज़रूरत है। टोबा टेक सिंह को एक बुलंद सुरों में उन्होंने कहा कि ये सियासी निज़ाम किस तरह का है, दो लोग यूटिलाइज़ हो रहे हैं। जितना वो मतलब है कि सियासी लोगों के ख़िलाफ़ थे, वो हमें उनके अफसानों में 1919 की एक बात, स्वराज के लिए, इन कहानियों में हमें जा बजा नज़र आता है कि वो हमारे ऊपर जो निज़ाम उन्होंने कायम किया कॉलोनियलिज़म का, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और फिर देखिए वो चीख किस तरह हमें महसूस होती है आज भी देखें। और मंटो का जो मतलब कहना बिल्कुल दुरुस्त है, तकसीम तो सिर्फ हुआ है पंजाब, बाकी तो हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ पंजाब जो है वो तकसीम हुआ है। अब उस पर बात मतलब क्या करनी है, लेकिन फिर भी अभी तकसीम का अमल रुक नहीं रहा है, अभी भी तकसीम होने की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और ये बड़ी अजीबोगरीब है। इससे जो है हमारी शनाख्त का मसला बनेगा, हमें ज़मीन की जुड़त के साथ क्या है, हमारा मतलब जज्बा हुब्बुल वतनी किस तरफ जाएगा, हमारा वतन असल में क्या है, ये देखना बड़ा अजीब हो जाएगा। तो मंटो मतलब है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम को मेरा नहीं ख्याल वो उन्होंने कभी भी मरते दम तक इसको तस्लीम किया है। वो इसको एक लकीर समझते थे जो अंग्रेज़ ने लगाई है। बाकी मामलात बहुत अच्छे चल रहे थे उनकी। अब तो प्लूरिज़म का जो है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता है उसका प्रचार, बल्कि ये एक दूसरे इसको मैनिपुलेट करके किया जाता है सियासी तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि मंटो को ये बहुत नागवार गुजरा। इसी वजह से इनके अफसाने दो नज़र आते हैं हमें। नया कानून नज़र आता है, टोबा टेक सिंह, एक बड़ा दिलचस्प अफसाना है मूत्री। मूत्री अफसाना पढ़ने के काबिल है। मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तानियों को भी पढ़ना चाहिए, वो पाकिस्तानियों को भी पढ़ना चाहिए, और फिर महसूस करना चाहिए कि हम किस तनाजुर में चीज़ों को देख रहे हैं। और देखिए अभी भी जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें किस तरह जो है इंटरनेशनल या यूरोप का हम पर कितना गहरा असर है। मैं समझता हूँ हम आज भी कॉलोनी ही हैं, तो उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं आपको कि वो हमें कहेंगे तो हम लड़ेंगे, वो हमें कहेंगे तो हम चुप कर जाएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जितने भी अदीब हैं, फ़नकार हैं, वो सारे जो है इस तकसीम को कभी भी दिल से उस तरह जिस तरह ये गुस्से की हालत में या तशद्दुद की हालत में मानते हैं, उस तरह तस्लीम नहीं करते हैं। मेरा ये ख्याल है। अच्छा खान साहब, अब हम मंटो की अफसानों की तरफ आते हैं बराह रास्त। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि आम तौर पे जितनी मसरूफ़ हमारी ज़िंदगी है और अफसाना इसीलिए बनाया गया है कि आप एक नशिस्त में बैठ के पढ़ लें। तो इसमें अगर मैं मंटो के मिसाल के तौर पर अगर आपसे सजेशन लूँ कि जिसमें मंटो की पूरी फ़नकारी यानी बहैसियत अफसाना नगार हमारे सामने आ जाए और उनकी पूरी फ़िक्र हमारे सामने आ जाए, कोई 5 अफसाने अगर आप सजेस्ट कर दें हमारे सुनने वालों को। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उनके एक अफसाने को पकड़े तो दूसरा नज़र आता है बहुत अच्छा है, उसको उनको देखने जाएं तो तीसरा नज़र आता है ये उनसे भी ज़्यादा अच्छा है। खैर फिर भी एक तरतीब बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर हम इनको मंटो को समझना चाहते हैं कि यार किस तरह ये बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मैं अपने तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं या जो जिन तक मेरी रसाई है या जिन पर मेरी दस्तरस है उनको मैं दावत देता हूँ, या जिसने भी मुझसे पूछा जी मंटो का अफसाना पहला कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल में 5 दिन ऐसा अफसाना है जिसको देखा जा सकता है। अच्छा। क्योंकि भूख एक बुनियादी मसला था उस वक्त का, और मंटो के यहाँ भी ये भूख जो है वो चाहे वो पेट की हो, चाहे वो जिन्स की हो, चाहे वो कुर्सी की हो, ये तमाम चीज़ों की तमाम जो खराबियां हैं माशरे के अंदर इसकी माँ समझी जाती है। तो भूख के ऊपर वो लिखा गया अफसाना है। एक तो ये सही। और दूसरा अफसाना जो है वो लामहला नया कानून है। उसको आप उसको पढ़िए कि वो बड़े सगीर के फ़र्द को किस तरह बयां कर रहा है और वो अंग्रेज़ों की जो चालाकियाँ हैं उनको किस तरह बयां कर रहा है। सही। ये वाला अफसाना देखा जा सकता है। फिर जो है काली शलवार अफसाने को ज़रूर देखना चाहिए और उसके अंदर चेक भी लगा लेना चाहिए कि हमने इसको रिया नगारी के तनाजुर में नहीं देखे, वो किस तरह मज़हब को लेकर चल रहा है कि एक नोशी जो है या एक वाहिशा है वो मज़हब को कितना ज़्यादा मुकद्दम रख रही है। बुराइयां तो मौजूद हैं उसके अंदर वो जो माशरती चीज़ें नज़र आती हैं हमें, तो वो हमें बड़ा बड़ा अहम है कि वो किस तरह जो है वो उसको सेलिब्रेट भी करती है या मनाती है, उसको किस तरह मुकद्दम रख रही है मज़हब को, ये देख लेना चाहिए। सही। उसके बाद हितक अफसाना है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। और फिर जो है दूधा पहलवान देखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का इल्ज़ाम था कि हम ठीक नहीं हैं, हम बेवफा लोग हैं, हम चोरियां करते हैं, हम जो है वो ठीक इंसान नहीं हैं। तो इस गर्द को जो है दूधा पहलवान अफसाना है वो साफ़ किया है। फिर एक अफसाना जो हमें नज़र आता है वो टोबा टेक सिंह है। आपको फनकारी नज़र आएगी, कम वक्त में उन्होंने बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरा तो मानना ये है कि उसमें से एक फ़िक्रा का एक लफ्ज़ भी आप निकाल देंगे तो फीका हो जाएगा अफसाना। अच्छा। टोबा टेक सिंह इतना कसा हुआ अफसाना है, उसको देखना चाहिए। और ये जिन पर जो केसेस हुए हैं, मुकदमात चले, मेरे जहन में ये वो बिल्कुल और तरह के बिल्कुल अफसाने हैं, उनको बाद में देखना चाहिए अगर आपने मंटो को ये समझना है कि वो किस तरफ लेके जा रहा है। हाँ, आखिरी जो है उनका एक पोर्शन जो चौहद अफसाना है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे जो नज़र आएगा मतलब वो चमका देगा आपको। वो शुरू में लगेगा यार मैं किसी किरदार पर भी एतमाद नहीं कर सकता, ये क्या निकल रहा है, हालांकि वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तमाम कैरेक्टर्स के अंदर। तो वो एतमाद आपका बहाल होगा इन 5 अफसानों को, पहले टूटेगा फिर आपका एतमाद बहाल होगा। सही। तो फिर जब आप जैसे जैसे इसको पढ़ते चले जाएंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा वसअत आती जाएगी ज़िंदगी को समझने में। यानी मेरा ख्याल है कि जो हमारी ज़िंदगी है उसको समझाने के लिए मंटो ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कि हमें ज़िंदगी किस तरह लेकर चलनी है और किरदारों के ऊपर कितना एतमाद करना है। ये यानी किरदार जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह खुदा और शैतान की गुफ्तगू हमें नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर एतमाद कर कर इसको भेजा है, तो क्या इंसान मतलब मेरा ख्याल है कि इंसान को भी इंसान के ऊपर एतमाद करना चाहिए। तो ये फ़िज़ा कायम हो जाएगी आपकी, पहली बात तो ये। तो फिर वो इतना झंझोड़ेगा आपको कि आपके अंदर एक चीज़ चली जाएगी, एक एहसास पैदा हो जाएगा यार नहीं ये मार्जिन देना चाहिए, यहाँ पर लचक देनी चाहिए, यहाँ पर और मौका फराहम करना चाहिए किरदार को। किरदार ऐसा ही करता है। अगर देखा जाए तो हम भी उस तरह गलतियां करके पहुंचे होते हैं एक जगह पर, एक उम्र के हिस्से पर वो तजर्बात आते हैं हमें गलतियां करके, तो यही गलतियां फिर पीछे आने वालों ने भी करनी है। तो और जो आपके इर्द गिर्द किरदार हैं उन्होंने भी करनी है। तो उनको बाहर निकल कर जो है समझने की एक बड़ी बड़ी जो है वो सहूलत पैदा कर देते हैं मंटो। तो ये हमें नज़र आता है माशरती तौर पर बड़े भरपूर अफसाने। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर किरदारों का इन्फिजार है, उनके रवैयों का इन्फिजार है,
फिर वो किरदार किस तरह फैसला ले रहे, इतनी जो उनके ऊपर ज़मीर के ऊपर इतना बोझ है। मतलब ये मत समझिए कि काली शलवार में वो खातून जो अमल कर रही है उसके ज़मीर पर बोझ नहीं आ रहा, वो आ रहा है, उसको वो किस तरह जो है वो बराबर कर रही है, मज़हब को पसंद करके अपने आप को वो तस्कीन दे रही है उसमें, और कितना उनके अंदर बेचैनी पाई जाती है। तो उस बेचैनी को जब आप महसूस करेंगे, उसके बावजूद उनके अंदर वफा है, उसके बावजूद वो अपने किरदार की हैसियत को, मतलब माँ के किरदार को निभा रही हैं, बहन के किरदार को निभा रही हैं। अगर वो किसी की बीवी अपने दिमाग में अज्यूम किया है तो वो निभा रही हैं, हालांकि जिस्मानी रिलेशन उनका किसी और के साथ मौजूद है जो कि एक प्रोफेशन के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नज़र आता है। तो घर वाली खातून को महसूस होगा यार ये कितना मुश्किल है। मतलब मैं कहता हूँ किसी के सामने उरिया होना बहुत मुश्किल काम है अगर ये देखा जाए तो, नफ्सियाती तौर पर भी, और आपके ज़मीर पर एक बोझ आता है, चाहे आप खुदा को तस्लीम करें या ना करें, दोनों ही सूरतों में। मतलब मैं मिसाल लेता हूँ, आप किसी भी इस तरह की खातून को बाहर आप छेड़ें या तंग करें, टॉन्ट करें, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, हालांकि वो अंदर आपको सौंप देती है अपना आप। तो ये मंटो का एक बड़ा है कि यार किरदार की जो है वो इज़्ज़त, तमाम किरदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो इमाम मस्जिद साहब हैं, चाहे वो उस्ताद है, चाहे बाप है, चाहे वो शरीफ आदमी है, चाहे वो गलत आदमी, मतलब उनके साथ जो है वो इंसानों जैसा रवैया रखना चाहिए। और फिर ये जो है वो नज़र आएगा हमें मामला किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है उन किरदारों को इज़्ज़त देकर। तो मेरे ख्याल में मतलब ये सबसे पुराना पेशा है। एक पंटो ने बड़ा ये सोच समझ के इसको चुना जो मुझे नज़र आता है। सही, ये सबसे कदीम पेशों में से एक पेशा है। सही। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल, जब भी हम किसी आर्ट की बात करते हैं, किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसमें एक रैंकिंग होती है। शायद ये भी आपको थोड़ा सा वो लगे कि मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ कि मंटो को बहैसियत अफसाना नगार क्या आप फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, सेकंड में, थर्ड में, कहाँ देखते हैं आप बहैसियत अफसाना नगार? एक तो हमारी उर्दू की रवायत में, दूसरा मैं चाहूँगा कि क्या मंटो को आलमी अफसाना नगार जो हैं, मतलब मुहस्सा का नाम आपने पहले लिया, क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी सतह पे? ये दो सवाल है मेरे। जी बिल्कुल। ये एक तो इनका जो है ना तलख तजर्बा जो है, ये मेरे ख्याल में इनको रखा जा सकता है तलख तजर्बे की मोहब्बत के साथ। अच्छा। और तलखी के अंदर जो चीज़ें आप फील करते हैं, मंटो ने उनको बयान करने की कोशिश की है, उनको जो है वो हमारे सामने लाने की कोशिश की है। और इसके मुकाबले में अगर आप बेदी को लेकर आते हैं तो उनके यहाँ मोहब्बत और तरह है, मंटो के यहाँ मोहब्बत और तरह है। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी ये बयान किया जा सकता है कि जब आपके ज़मीर पर बोझ होगा, जब आप इस तरह के कामों में से गुजरेंगे, तो फिर आपका रवैया किस तरह का होगा, उसको आप किस तरह लेके चलेंगे, वफा को किस तरह लेके चलेंगे, बेवफाई किस तरह करेंगे, आप जो है मामलात को, ज़िंदगी के मामलात को किस तरह चलाएंगे, माशरती जो दबाव बन रहा है या माशरती मामलात बन रहे हैं उनको किस तरह आप उनमें से उनको डील करेंगे। आपकी अखलाकियात, यानी क्या मज़े की बात है, उनकी भी अखलाकियात मौजूद है, उनकी यहाँ जो बात वो करते हैं, उनका वज़न है, उसकी ज़ुबान की बान रखते हैं, वो अपने वादे को वफा करते हैं। तो ये हमें मंटो के यहाँ नज़र आता है। तो ये इंटरनेशनली भी बयान किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि ये इंसानी मामलात में से एक मामला है जो आफाकी हैसियत रखता है। ये हर मुल्क में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। मतलब वो ये एहसास पैदा करते हैं कि देखें आप एक शख्स जिनसी इस तरह अपने को, जिस्म को वो जो है बेच रहा है और इसे अमल में से गुजर रहा है, उसको तस्कीन नहीं आ रही है। ये मत सोचिए कि वो उससे तस्कीन हासिल कर रहा है, वो एक जिंदा लाश की मानद है। उसने तस्कीन अपने उसी ही दल्ले से, जो दलाल है, उससे उसने हासिल करनी है, या उसके साथ जो जुड़े लोग हैं या जिनको वो पसंद करता है। बिल आखिर उनकी भी एक ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी किस तरह की है हमें उसके अंदर नज़र आती है। मतलब हितक का अफसाना जब आप देखेंगे तो आप झंझोड़े जाएंगे, यार इस तरह भी है। ठीक है। एक अभी बैठे बैठे एक वो चीज़ आ रही है दिमाग में, लालटेन एक अफसाना है। सही। तो हमें लालटेन जो है नज़र आता है, तो वो जो लालटेन जिसने पकड़ी है, कभी कभी लगता है कि वो मंटो ही है जो लालटेन पकड़ कर देख रहा है और ऊपर वाला उसको बुला रहा है, ऊपर आ जाओ। वो नहीं जा रहा, वो कहता बस मैं ये देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये है कि उस माहौल को जो उसने बनाया है, ये एक बड़ा शानदार है। उस मंटो की महसूसात जो हैं वो बहुत कीमती हैं। तो इनको इंटरनेशनली रखा जा सकता है, इनकी बाकायदा पोजीशन मौजूद है।
तो जिस तरह की हालत को, यानी कि वो कहते हैं कि ऊपर जिस तरह एक तलातुम, यानी कि एक दरिया बह रहा है, ऊपर से लगता है कि इसकी इतनी ज़्यादा शिद्दत मौजूद नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर आप उतरते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि उसके अंदर कितना तलातुम मौजूद है और कितनी बेकरारी और तलखियाँ मौजूद हैं, वो हमें महसूस होती हैं। ऊपर से हमें ये लगता है कि माशरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसी को उसने बयां किया है। तो मतलब एक वहाँ बड़ा मशहूर कोटेशन है उनकी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यह है कि तख्ता स्याह पर सफ़ेदी के साथ लिख दिया है। तो वो तख्ता स्याह और काला नज़र आना शुरू हो गया है, हमें सिर्फ ये हो रहा है। बाकी सारे मामला जो उसने बयां किए हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, उनका एक अफसाना है यजीद, पढ़िए आप। पानी का मसला जो हमें अभी महसूस हो रहा है, ये 1951 से 55 के दरमियान का इलाका है, जब हम ये कह रहे थे उन्होंने पानी छीन लिया और गलत है, हिंदुस्तानी इस तरह के हैं। वो कहते यार तय कर लिया है कि वो गलत है, ये मान लिया वो गलत है, फिर उनसे अच्छे की उम्मीद हम क्यों लगा रहे हैं? हम पानी के ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे? पानी को किस तरह मतलब यहाँ मुहैया करना है लोगों को, किस तरह इसकी जो मतलब तरीके के साथ इसको लेकर चलना है, तो वो उसके अंदर वो बताते हैं। तो इतना देखें जो है अदीब का या फना नगार का काम देखें कि इतनी दूर की सोच रहा है। अभी भी हमें किसका मसला बना हुआ है? पानी का। जो हमारा ज़राअत का निज़ाम है बिल्कुल धर्म भरम होता चला जा रहा है। यानी आप समझते हैं कि मंटो जो है वो मुस्तकबिल का अफसाना नगार है। ये एक अच्छे अदीब की निशानी है। आखिरी सलूट देखें, मतलब उसके बेशुमार अफसाने हैं जिनको सरे फरिस्त रखा जा सकता है। बुनियादी इंसानी जज्बों की बात है उसके अंदर। आखिरी सलूट के अंदर वो कुत्ते को लामती तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, दोनों तरफ के फौजी इंतहाई आपस में प्यार कर रहे हैं। वो इंतहाई आपस के साथ उनकी जुड़त है कि एक दिन पहले वो दोस्त थे, एक दिन के बाद वो दोस्त नहीं है। तो वो हमें नज़र आता है किस तरह वो सारे मामलात हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। जी हाँ, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे मौज़ूआत के साथ जो अफसाने से मुतल्लिक़ होंगे आपको इंशाल्लाह दावत देंगे हम कि आप मज़ीद लिखारियों पर भी हमारे साथ नशिस्तें करें। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, बहुत शुक्रिया।